हेलो एवरीवन, दिस इज निशु और आज हम बात करेंगे फेडरलिज्म के बारे में, जो क्लास 11th का एक पिवटल चैप्टर है। तो आइए सबसे पहले इसके मीनिंग की बात करते हैं। तो देखिए, फेडरलिज्म का मतलब होता है डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच पावर्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसी को फेडरलिज्म कहते हैं। एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसे आपने सोसाइटी में बहुत बार देखा होगा कि बहुत गवर्नमेंट की ऑर्गन डिसीजन लेती है। कई बार लोकल गवर्नमेंट डिसीजन लेती है, जैसे म्यूनिसिपैलिटीज एंड पंचायत। कई बार स्टेट गवर्नमेंट डिसीजन लेती है, जैसे यूपी गवर्नमेंट ले रही है, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ले रही है। और कई बार सेंट्रल गवर्नमेंट डिसीजन लेती है, मतलब कई बार पार्लियामेंट ही डिसीजन लेती है। तो इसी को बोला जाता है फेडरलिज्म। अब ये बात करते हैं कि आखिर क्या क्राइटेरिया है, किस बेस पर ये डिवीजन ऑफ पावर करा गया है। तो देखिए, सभी पावर्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करा गया है। जैसे पहला है यूनियन लिस्ट। अब यूनियन लिस्ट में वो सब्जेक्ट्स आते हैं जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ही ऑथराइज्ड होती है डिसीजन लेने के लिए, जैसे कि डिफेंस, करेंसी, एक्सटर्नल अफेयर्स। तो इन सब मामले में अगर डिसीजन लेना होगा तो सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही ऑथराइज्ड है जो इस पे डिसीजन ले सकती है। दूसरा है स्टेट लिस्ट। अब स्टेट लिस्ट में वो सब्जेक्ट्स आते हैं जिसमें एक स्टेट गवर्नमेंट डिसीजन लेती है, जैसे एग्रीकल्चर, पब्लिक हेल्थ, ट्रेड एंड कॉमर्स। जैसे किसी एक पर्टिकुलर स्टेट का एग्रीकल्चर के ऊपर क्या डिसीजन लेना है वो स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। उसका पब्लिक हेल्थ किस तरीके से एनहेंस करना है वो स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करती है। तीसरा है कॉन्करेंट लिस्ट। अब कॉन्करेंट लिस्ट में वो डिसीजंस आते हैं, वो सब्जेक्ट्स आते हैं जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर डिसीजन लेते हैं, जैसे एजुकेशन, फॉरेस्ट, मैरिज। इन सब टॉपिक्स पे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों डिसीजन लेंगे। और अगर दोनों के बीच में किसी भी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट होता है, डिस्प्यूट होता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो डिसीजन होगा उसी को फाइनल माना जाता है। अब बात करते हैं फेडरलिज्म के कुछ कैटेगरीज की। जैसे सबसे पहले है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। अब कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का मतलब ये है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में किसी भी तरीके का कंपटीशन शो नहीं करती। ये सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को एज अ पार्टनर शो करती है। इसका मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में इसी तरीके की कंपटीशन नहीं होगा। ये दोनों मिलके किसी भी डिसीजन पे, किसी भी प्रॉब्लम्स पे डिसीजन लेंगे। ये दोनों साथ में काम करेंगे और प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करेंगे, एक दूसरे में कोऑपरेशन बढ़ाएंगे। इसको एग्जांपल के साथ समझते हैं। जैसे आपने सुना होगा कॉन्करेंट लिस्ट। अब आप बताइएगा कि कॉन्करेंट लिस्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से देश से लिया गया है। तो कॉन्करेंट लिस्ट में, जैसा कि हमने अभी बात किया कि कॉन्करेंट लिस्ट में स्टेट, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर डिसीजन लेती है। इसमें कोई आगे कोई पीछे इस तरह की कोई बात नहीं होती कि सेंट्रल गवर्नमेंट ज्यादा ऑथराइज्ड है या स्टेट गवर्नमेंट कम ऑथराइज्ड है, ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट इसमें नहीं है। तो कॉन्करेंट लिस्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों जब मिलकर डिसीजन लेते हैं तो ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को स्प्रेड करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं नीति आयोग। अब नीति आयोग से पहले प्लानिंग कमीशन था, जो कि 2015 में इसको हटा दिया गया और 2015 में नीति आयोग को लाया गया। अब प्लानिंग कमीशन को क्यों हटाया गया? प्लानिंग कमीशन को इसीलिए हटाया गया क्योंकि प्लानिंग कमीशन के अकॉर्डिंग जो भी डिसीजंस लिए जाते थे वो सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट लेती थी। लोकल लेवल पे, स्टेट लेवल पे किसी भी तरीके का जो पावर था वो उनको ऑथराइज नहीं था। तो इसीलिए प्लानिंग कमीशन को हटाया गया और उसके बिहाफ में नीति आयोग लाया गया। नीति आयोग का ऑब्जेक्टिव ही यही था कि स्टेट और लोकल गवर्नमेंट को पावर दी जाए ताकि वो डिसीजंस ले, ताकि इफेक्टिव तरीके से गवर्नेंस चलाई जा सके। तो चलिए अब बात करते हैं कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म के बारे में। अब कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म ये कहता है कि सेंटर और स्टेट दोनों आपस में कोऑपरेट तो करते हैं लेकिन ये कंपटीशन भी करते हैं। इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। देखिए, आप अपनी क्लास में एक दूसरों के साथ कोऑपरेशन बना के चलते हैं। ऑब्वियसली पूरे साल रहना है तो एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं। बट जरा ये बताइए कि क्या आप दूसरों के साथ कंपिटिटिव फीलिंग नहीं रखते? ऑब्वियसली रखते हैं। कभी परफॉर्मेंस में किसी के मार्क्स अच्छे आ गए या उसका परफॉर्मेंस अच्छा रहा और आपका नहीं रहा तो आप ये सोचते हैं कि नेक्स्ट टाइम मैं इससे बेटर परफॉर्म करूंगी। कई बार टेस्ट होता है,
टेस्ट में किसी के नंबर ज़्यादा आ जाते हैं, हमारे नहीं आ पाते, तो हम वहाँ पे कॉम्पिटिटिव फील करते हैं कि इससे बेटर मुझे नेक्स्ट एग्जाम में करना है। तो सेम इसी तरीके से फेडरलिज्म भी यही कहता है, कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म भी यही कहता है कि सेंटर और स्टेट एक दूसरे के साथ कॉम्पीट करते हैं। कभी सेंटर स्टेट के साथ करता है तो कभी स्टेट सेंटर के साथ करता है, ये वाइस वर्सा चलता है। अब इससे होगा क्या, जब स्टेट दूसरे स्टेट के साथ या सेंटर के साथ कॉम्पीट करती है तो वो रिसोर्सेज का बेस्ट यूज़ करती है। अब अपना जब कोई स्टेट रिसोर्सेज का फुल यूज़ करेगी, बहुत अच्छे से गवर्नेंस चलाएगी, तो इससे स्टेट का ग्रोथ होगा। अब जब स्टेट का ग्रोथ होगा तो कंट्री का तो ऑब्वियसली होगा। तो इस तरीके से जब ये रिसोर्सेज का बेस्ट यूज़ करते हैं तो एक बेटर या गुड गवर्नेंस स्टैब्लिश होती है, जिससे ये पता चलता है कि गवर्नमेंट सिस्टम को चलाने में काफ़ी सक्षम है। इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। अब देखिए, इंडिया इंडेक्स निकालता है जिसमें वो स्टेट को रैंक देता है उसकी परफॉर्मेंस के बेस पर। जैसे लिटरेसी रेट निकाली जाती है, सेक्स रेशियो निकाला जाता है, तो इसमें ये पाया जाता है कि केरला हाईएस्ट रैंक करता है, मतलब कि केरला को हाईएस्ट रैंक मिलता है क्योंकि इसका जो परफॉर्मेंस है वो अच्छा है। कई स्टेट्स के परफॉर्मेंस डाउन होते हैं तो उनका जो रैंक होता है वो नीचे होता है। तो जो जिन स्टेट्स के जैसे यूपी बिहार के सेक्स रेशियो लिटरेसी रेट में परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी नहीं होती तो इनकी रैंक नीचे रहती है। तो यूपी या फिर बिहार या केरला के बीच में क्या फीलिंग आएगी कि नेक्स्ट टाइम मुझे भी बेटर परफॉर्म करना है ताकि जो मेरा रैंक है वो ऊपर आ सके। इसी तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी निकाला जाता है, किस स्टेट में ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, किस स्टेट में कम है। इवन ये तो स्टेट के लेवल पे है, ये सिटी के लेवल पे भी होता है। ये भी देखा जाता है कि कौन सी सिटी क्लीन है, कौन सी सिटी बहुत डर्टी है, किस सिटी का एनवायरनमेंट सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड है। तो इवन ये सेंटर, स्टेट और लोकल लेवल तक भी करती है। इससे क्या होता है, इससे सभी स्टेट्स का जो परफॉर्मेंस है वो ऊपर जाता है, ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होता है। तो इस तरीके से सिटी से लेके स्टेट तक रैंक निकाली जाती है, जिससे ये पता चलता है कि कौन कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो ये था हमारा कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म। अब बात करते हैं क्वासी फेडरलिज्म के बारे में। अब क्वासी फेडरलिज्म का जो टर्म है वो केसी वायर के द्वारा दिया गया था। केसी वायर ये कहते हैं कि जो इंडियन फेडरल सिस्टम है वो परफेक्ट बैलेंस ऑफ पावर नहीं है। मतलब पावर्स तो डिस्ट्रीब्यूट करा गया है, सेंटर और स्टेट के बीच पावर्स तो डिस्ट्रीब्यूट करा गया है, लेकिन ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर नहीं है। इसमें सेंटर जो है वो स्ट्रॉन्ग है और स्टेट कम स्ट्रॉन्ग है। इसलिए जो इंडियन फेडरल सिस्टम है वो सेंटर की तरफ टिल्टेड है, सेंटर की तरफ झुकी हुई है। अब ऐसा क्यों कहते हैं, देखिए जब आप देखेंगे यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, तो आपको दिखेगा कि जो सेंट्रल लिस्ट है, मतलब जो यूनियन लिस्ट है, उसमें ऐसे सब्जेक्ट्स रखे गए हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल रेलवे, डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स। सो इन सब से जो रिलेटेड इश्यूज हैं, जो डिसीजन लेने का हक है, वो सिर्फ और सिर्फ सेंटर को दिया गया है। इसमें स्टेट इंटरफेयर नहीं करती, ना ही स्टेट को ये अधिकार है कि वो उन पे डिसीजन ले सके। और जब आप सेंट्रल लिस्ट देखेंगे, मतलब यूनियन लिस्ट देखेंगे और स्टेट लिस्ट देखेंगे, तो आपको दिखेगा कि जो सेंट्रल लिस्ट है उसमें सब्जेक्ट्स की संख्या ज़्यादा है, मतलब सेंटर को ज़्यादा पावर दी गई है ज़्यादा डिसीजंस लेने के लिए। और वहीं स्टेट लिस्ट में कम सब्जेक्ट्स दिए गए हैं, जिससे कि स्टेट कम सब्जेक्ट्स पे ही डिसीजन ले पाती है। तो इस तरीके से जो इंडियन फेडरल सिस्टम है वो सेंटर की तरफ थोड़ा सा टिल्टेड है। अब टिल्टेड होने की वजह से सेंटर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है स्टेट की तुलना में। इसको एक और एग्जांपल के साथ समझते हैं। देखिए अब बात करते हैं कॉन्करेंट लिस्ट की। कॉन्करेंट लिस्ट में हम जानते हैं कि सेंटर और स्टेट दोनों मिलकर डिसीजन लेते हैं, लेकिन कई बार सेंटर और स्टेट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं, डिस्प्यूट्स हो जाते हैं, एक दूसरे के डिसीजंस को, एक दूसरे के राय को मानने से मना कर देते हैं। इस सिचुएशन में सेंटर को ये पावर दी गई है कि सेंटर का जो डिसीजन होगा वो फाइनल माना जाएगा। स्टेट उसको माने या ना माने, सेंटर का डिसीजन फाइनल होगा। तो ये इस तरीके से भी हम लोग देख सकते हैं कि जो इंडियन फेडरल सिस्टम है वो सेंटर की तरफ टिल्टेड है। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 3 के बारे में बात करते हैं। अब आर्टिकल 3 ये कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कभी भी अपने अनुसार किसी भी स्टेट का नाम और उसकी बाउंड्री को अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकता है बिना स्टेट गवर्नमेंट से परमिशन लिए। तो
इसमें भी सेंट्रल गवर्नमेंट को ज़्यादा पावर दी गई है और स्टेट गवर्नमेंट को कई जगह पे रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। इसका यूज़ अभी हाल ही में हुआ था, जैसे जम्मू कश्मीर जो कि स्टेट में काउंट होता था, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जम्मू कश्मीर को एक यूनियन टेरिटरी बना दिया। उसी तरह लद्दाख को भी एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। तो ये डिसीजन सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने आप लिया है, बिना स्टेट गवर्नमेंट से परमिशन लिए बगैर। तो आज की वीडियो में हमने बात करी फेडरलिज्म के बारे में, फिर हमने कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म के बारे में बात करी, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के बारे में बात करी और क्वासी फेडरलिज्म के बारे में बात करी। सो आई होप दैट वीडियो वाज हेल्पफुल टू यू ऑल।